वीरेंद्र की जड़ी बूटियां सभी गांव वालों की जान बचाने लगती हैं और उन सब में श्याम नारायण भी वीरेंद्र के पास लौट आता है माफी मांगता हुआ। वहीं गुस्से में गांव का मुखिया फिर से आश्रम पहुंच जाता है। वीरेंद्र को बदनाम करने के लिए अब एक और नया दावा करता है। अब सुनिए आगे। हाँ, तुम सबने सही सुना। ये सन्यासी जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। न जाने इसने कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम सबको ठीक किया है। तुम लोग जानते कितना हो इसके बारे में? मुखिया ने सभी गांव वालों को कहा। ये सुनकर सभी गांव वाले आपस में कुछ कुछ बातें करने लगे। अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करना चाहता है ये बुढ़ा? वीरेंद्र ने अपने मन में सोचा। तभी गांव वाला बोला, मुखिया जी, अब कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मुखिया इधर उधर आश्रम के आंगन में घूमने लगा और बोला, हमें तो यहाँ आते ही महसूस हो गया था कि इस आश्रम में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम शॉक्ड रह गया और सोचने लगा, अब क्या बकवास कर रहा है ये? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वीरेंद्र। ये तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है अपने किसी गलत काम के लिए। मुखिया ने टहलते टहलते कहा। गांव वाले मुखिया के बर्ताव से काफी ज्यादा उत्सुक हो रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, मुखिया जी किस बारे में बात कर रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है बकवास भी कर रहे हो, क्योंकि इनकी तो आदत है उल्टी सीधी बातें करने की। लेकिन फिर भी आखिर मुखिया जी है तो सन्यासी जी से बड़े ही ना। हो सकता है उनको ज्यादा तजुर्बा हो और चीजों के बारे में उन्हें सन्यासी जी से ज्यादा पता हो। मुखिया देवकीनंद शक की निगाहों से पूरे आश्रम का मुआयना कर रहा था और लोगों के लिए सस्पेंस बढ़ा रहा था। पर वीरेंद्र को अब गुस्सा आने लगा और उसने तभी तेज आवाज करके कहा, मुखिया जी, अब ये सब करके अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आश्रम में इस वक्त गांव वालों की लाइन लगी हुई है और मुझे उन सबको ठीक करना है। यहाँ पर कोई मजाक की बात नहीं चल रही, बल्कि यहाँ पर सवाल उनकी जिंदगी और मौत का है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहाँ से चले जाइए। वीरेंद्र ने पूरी हिम्मत करते हुए अपने मन की बात कह दी। पर इस बात से मुखिया को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इधर उधर आश्रम में घूम घूम कर कुछ ढूंढने लगे। बाहर ढूंढने के बाद अब वो अंदर की तरफ आ गए। पहले वो हॉल वाले कमरे में कुछ देखने लगे। मुखिया जी, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वीरेंद्र ने दोबारा कहा। लेकिन मुखिया ने इस बार भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हॉल में कुछ न मिलने पर मुखिया मुआयना करने के लिए वीरेंद्र की रसोई में घुस गया। हे भगवान, मेरा शक सही निकला। रसोई के अंदर 2 मिनट जाने के बाद ही मुखिया ने अचानक चिल्लाकर कहा। यह सुनकर वीरेंद्र एकदम सतर्क हो गया और रसोई की तरफ आया। मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जरूर इसकी हरकतों के पीछे कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। मुखिया चिल्ला चिल्ला कर ये सबको सुना रहा था। ऐसे में सभी गांव वाले भी एकदम घबरा गए और आपस में चर्चा करने लगे। तभी मुखिया रसोई के बाहर निकल कर आया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। कहाँ हुआ मुखिया जी, आपने ऐसा क्या देखा अंदर? एक गांव वाले ने पूछा। तभी मुखिया ने घबराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को चेतावनी दी थी, इस सबके चक्कर में मत पड़ो। ये आदमी और इसका आश्रम दोनों बहुत खतरनाक है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई पूरे गांव के लिए। अब क्या होगा? देवकीनंद बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वीरेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही बाकी के गांव वालों को कुछ समझ आ रहा था। लेकिन वातावरण में शक की स्याही घुल रही थी। वीरेंद्र ने अब मुखिया को टोकने की कोशिश की। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मेरे बारे में और मेरे आश्रम के बारे में आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी मुखिया एकदम चिल्ला पड़ा, चुप करो तुम। तुम्हारा असली चेहरा आज मेरे सामने आ चुका है और मैं इस चेहरे को सभी गांव वालों को भी दिखाऊंगा। गांव वाले डरे सहमे आपस में चर्चा करने लगे। हम लोग तो पहले ही उस बीमारी से पीड़ित हैं। अब मुखिया जी ने ऐसा कहा देख लिया। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो अभी के अभी चलो मेरे साथ इसकी रसोई में और इसकी असलियत तुम लोगों के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि आदमी इतना ज्यादा घटिया निकलेगा। देवकीनंद वीरेंद्र को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वहीं वीरेंद्र की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, ये सोच के कि आखिर अब कौन सा नया लोचा होने वाला था इस आश्रम में। हाँ चलो चलो देख कर आते हैं। तभी कुछ गांव वाले मुखिया के साथ वीरेंद्र की रसोई के अंदर पहुंच गए। उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लिया। देखो, ये देखो सब क्या कर रखा है इसने, मुखिया ने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी फर्श पर तांत्रिक विद्या की सामग्री देखकर सभी गांव वालों की रूह कांप गई। वीरेंद्र ने भी जब अपनी रसोई में उन सब चीजों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई के फर्श पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी और वहां पर एक फल को टीका लगाकर उसकी बलि भी दे रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रसोई में किसी तांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। हे भगवान, ये तो काले जादू की सामग्री है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई टोटका किया गया है। तभी एक गांव वाले ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अब क्या होगा?
ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब हमको कौनो नहीं बचा सकता। इस सन्यासी ने हमारे ऊपर टोटका किया है। हमें ठीक करने की आड़ में इसने हम सबके ऊपर अपनी कोई प्रक्रिया करी है। गांव वाले घटनास्थल को देखकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। एक बार फिर आक्रामकता लौट आई थी। वीरेंद्र के तो 12 बजे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये उसने खुद तो किया नहीं है। देखा तुम लोगों ने? अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्यों तुम लोगों को यहाँ से दूर रहने के लिए बोल रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। ये सबको जितना सीधा और साधारण दिखता है उतना ये है नहीं। इसलिए मैं तुमको बोलता था कि महाकाल मंदिर आओ, वहां पर भगवान के दर्शन करो, उनका नाम याद करो, न कि यहाँ पर इस सन्यासी के चक्कर में पड़कर अपने ऊपर काला जादू और टोने टोटके करवाओ। मौके का फायदा उठाते हुए देवकीनंद वीरेंद्र को ही बुरा भला बोलने लगा, ताकि सभी गांव वालों की सहानुभूति उसे मिल जाए। पर वीरेंद्र ने खुद का बचाव करते हुए कहा, नहीं, ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता ये सब चीजें यहाँ पर कैसे आई। यहाँ पर तो शशि दीदी। अचानक तभी वीरेंद्र के मुंह से शशि का नाम निकल गया। शशि दीदी? शशि दीदी कहाँ है? वो तो रसोई में प्रसाद बनाने के लिए आई थी। अचानक तभी वीरेंद्र को याद आया कि शशि ने खुद वीरेंद्र को कहकर रसोई में प्रसाद बनाने का काम लिया था। शशि दीदी के अलावा इस रसोई में और कोई नहीं था। फिर ये सब कैसे हो सकता है? जब तक मैं रसोई में था तब तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आप लोगों से सच बोल रहा हूँ, ये सब किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया है, ताकि आप सबकी नजरों में मैं फिर से गिर जाऊं और आप लोगों का आश्रम आना बंद हो जाए। वीरेंद्र ने सीधे सीधे अपने दिल की बात कर दी। चुप करो तुम, सबका इतना नुकसान कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देवकीनंद वीरेंद्र के ऊपर चिल्ला पड़ा। सबूत हम सबके सामने है, तुम्हारी सच्चाई आज हमारे सामने आ गई है और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। ये सभी चीजें तुम्हारी रसोई से ही तो मिली हैं, तो फिर कोई और यहाँ पर आकर इन्हें कैसे रख सकता है? तुमने अभी खुद ही बोला कि रसोई में तुम्हारी शशि दीदी के अलावा कोई और नहीं था, तो फिर? वीरेंद्र के पास मुखिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो इस वक्त सकपकाया हुआ था कि उसकी रसोई में आकर ये हरकत आखिर किसने करी थी। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरी मानो तो हम सब यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जिस जगह पर तंत्र विद्या की जाती है, मैंने सुना है कि वहां पर किसी भी साधारण इंसान का आना जाना गलत है। कभी कभी वो तंत्र विद्या किसी और पर की हुई होती है, पर असर किसी दूसरे इंसान पर चल जाता है। इसलिए चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव वालों की तंत्र विद्या की सामग्री देखकर फटने लगी, इसलिए वो सब वहां से झुंड में जाने लगे। अरे रुक जाओ तुम सब, हम ऐसे कैसे सन्यासी जी पर इल्जाम लगा सकते हैं? हो सकता है ये सब किसी ने उनको फंसाने के लिए किया हो, और वो बोल रहे हैं ना कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें उनका विश्वास करना चाहिए। ये बात श्याम नारायण ने कही थी, क्योंकि वो उन कुछ लोगों में से था जिन्हें अभी भी वीरेंद्र के ऊपर विश्वास था। अपनी बकवास बंद कर श्याम नारायण, अगर तुझे कुएं में कूदना है तो तू खुद कूद, पूरे गांव को उसमें मत कूदवा। देवकीनंद ने श्याम नारायण का तर्क काटते हुए कहा, अपनी बेवकूफी की वजह से तूने पहले ही अपने बेटे को खो दिया, और अब तो बाकी गांव वालों का भी यही हश्र करवाना चाहता है। इस बात से गुस्से में श्याम नारायण ने देवकीनंद को घूरते हुए कहा, मैंने अपना नुकसान कैसे किया इस बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, इसलिए अपने लोगों के सामने मेरा मुंह न खुलवाइए तो ठीक रहेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा मुखिया जी। यह सुनकर मुखिया एकदम झेप गया और इधर उधर देखने लगा। श्याम नारायण से उसने पैसों की लेन देन की थी, ताकि वो वीरेंद्र के बारे में उल्टा सीधा पूरे गांव से कह सके। चलो चलो यहाँ से, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मुखिया आप लोगों को बस किसी तरह से यहाँ से दूर करना चाहता था। हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो। मुखिया से एक बार फिर प्रभावित होकर गांव वाले वहां से भागने लगे। उन सबके बीच में डर का माहौल पैदा हो गया। थोड़ी ही देर में उन सबके बीच में एक बड़ी अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो वहां पर रुककर वीरेंद्र से अपना इलाज करवाना चाहते थे। तभी मुखिया ने वीरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी देते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगा वीरेंद्र। तेरी इस हरकत के लिए मैं स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों को सूचित करूंगा, और मैं पंचायत बिठवा कर तेरी ऐसी की तैसी करवा दूंगा। अब तक जो भी कुछ हुआ था उससे वीरेंद्र वैसे ही बनाया हुआ था। ऐसे में मुखिया के मुंह से एक और धमकी वीरेंद्र सहन नहीं कर पाया, और आखिर में उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। पता तो मैं भी लगाऊंगा कि मेरी रसोई में घुसकर किसने ये घटिया हरकत की है, और जब मुझे उस इंसान के बारे में पता चल गया ना, तो मैं भी उसे पंचायत क्या सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दूंगा। फिर देखता हूं कि कौन सी ताकत उसे बचाएगी। मुखिया ने हंसते हंसते अपनी धोती संभाली और ठाके मारते हुए वहां से निकल गया। उनके जाते ही वीरेंद्र परेशान होने लगा। एक मुसीबत जाती नहीं है कि कोई दूसरी आ जाती है। अब ये साजिश किसने रची मेरे खिलाफ? यहाँ तो आज पूरे दिन इतने सारे लोगों का आना जाना लगा रहा था। आश्रम में इतने लोग आए थे कि
किसी एक पर भी शक करना मुश्किल है। अचानक तभी आश्रम के अंदर अनिल और रजत भागते हुए आए। वीरेंद्र, वीरेंद्र! उनको इतनी जल्दबाजी में आता देख वीरेंद्र घबरा गया और बोला कि क्या हुआ? आप दोनों ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तभी रजत ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है वीरेंद्र, शशि कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। क्या? नहीं मिल रही है मतलब? तभी अनिल ने फौरन कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले तो वो रसोई में ही थी, फिर न जाने वो वहां से कहां गायब हो गई। हमें लगा कि शायद कहीं बाहर गई हो, लेकिन अब हमने बाहर भी अच्छे से ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। ये सुनकर वीरेंद्र शॉक रह गया और अपने आप से बोला, शशि दीदी कहीं नहीं मिल रही है, मेरे रसोई में वो तंत्र विद्या की झूठी सामग्री, इन सबका मतलब क्या हो सकता है? वीरेंद्र की बात सुनकर अनिल दंग रह गया और बोला, क्या? तंत्र विद्या की सामग्री तेरी रसोई में? तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर सब बताया और फिर कहा, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है और मेरी इमेज पर फिर से निशाना साधा है। कहां थी शशि? वीरेंद्र की रसोई में तंत्र विद्या की सामग्री किसने रखी थी? क्या इस सब के पीछे मुखिया और श्रवण का हाथ था या ये काम किसी तीसरे इंसान का था? क्या वीरेंद्र अपने आप को इस नई मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।